आज की क्लास नीति निर्देशक सिद्धांतों से है, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी के नाम से जाने जाते हैं इनको। भाग 4 में दिए गए हैं, क्योंकि मैंने संविधान में आपको पढ़ाया है 22 भाग पढ़ाए हैं, और 22 भाग में जो चौथे नंबर का भाग आ जाता है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं? दरअसल कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए संविधान के अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ेगी तो आप आसानी से समझ जाओगे कि राज्य को क्या दायित्व दिए गए हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं। ये केवल इसलिए दिए गए हैं कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके राज्य का, इसलिए इनको रखे गए हैं। और देखिए विडंबना ये है कि ये इनके लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया संविधान के लिए नहीं बनाई गई, इसलिए ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है आर्टिकल नंबर 32 और 226 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय और ये उच्च न्यायालय के तहत वाद योग्य थे, यानी कि इन पर यदि कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक्शन ले सकता है, कानून बना सकता है इसके लिए। लेकिन न्यायालय में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके लिए कुछ भी चुनौती नहीं दी जा सकती, और न्यायालय इनके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा। यदि राज्य मानने से इनकार कर देता है कि मैं ये कर्तव्य नहीं निभाऊंगा, तो संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया है। अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाए हैं 395 अनुच्छेद। 395 अनुच्छेदों में के देखिए जो 36 से लेकर 51 तक है वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य से। इससे पहले जो पढ़े थे हमने 12 से लेकर 35 तक पढ़े थे, और 35 के जस्ट बाद 36 स्टार्ट होता है, और 36 से 51 तक जाएंगे, और 51 कै में ही पढ़ने वाले हैं हम मूल कर्तव्य। जो हमारे कर्तव्य देश के प्रति क्या है उनको पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास होने वाली है। संविधान के जो स्रोत हैं, यानी ये कहां से लिए गए हैं, कौन से संविधान का एनालिसिस किया है, आयरलैंड के संविधान से इनको समाहित किया गया है भारतीय संविधान में। अब स्रोत क्या है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमने जो अपना संविधान बनाया है वो अन्य देशों के संविधान का एनालिसिस करके बनाया है। कम समय में बनाना था और बेस्ट बनाना था, इसलिए जहां जोन से देश की सबसे अच्छी चीजें थी वो हमने अपने संविधान के अंदर रखी हैं, अपनी देश की जनता के अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पोर्शन मैंने आपको समझाया है आपकी समझ में आ गया होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। पिछले कुछ पेपरों में देखिए विशेषताओं से क्वेश्चन बने हैं, इसको आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन बन रहा है पिछले कुछ पेपरों में। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, ये मैंने आपको बताई है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए संविधान के अंदर रखे गए हैं। देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए आर्थिक पैसे वाला सिस्टम, मतलब कि हर जनता को सोर्सेज प्रोवाइड हो जाएं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, और समाज की स्थिति सही से सुधरी रहे, इसलिए इनको लागू रखा गया है। लागू तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये तो न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। संविधान द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश और कर्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। तो ये कर्तव्य है राज्य के, विशेषताओं में जाना जाता है कि ये कर्तव्य है, राज्य ये कर्तव्य निभा सकता है। और ये प्रमुख विशेषता है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है, इनके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। ये कुछ संविधान संशोधन हैं जो डीपीएसपी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। तो इनको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अभी इनको आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको परेशानी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या जुड़ा हुआ है। पहले हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं सभी के सभी, और उसके बाद ये आसान हो जाएंगे आपको समझने। देखिए मैंने इसके लिए कुछ कैटेगरी बांटी है, क्योंकि ये गए हैं 36 से लेकर 51 तक। तो 51 तक मैंने इसकी कैटेगरी बांटी है। यदि आप इस कैटेगरी के हिसाब से पढ़ोगे तो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। और कई बार क्वेश्चन भी बन जाता है कि सामाजिक व्यवस्था से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है डीपीएसपी में, तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले जो मैंने व्यवस्था रखी है यहाँ पर डीपीएसपी व्यवस्था, जो 36 और 37 दो आर्टिकल में बताई गई है। 36 में कहा गया है राज्य शब्द की परिभाषा। अब देखिए हमने आर्टिकल पढ़ा था 12 पिछली क्लास में, यदि आपने नहीं देखी तो क्लास को देख लीजिए, काफी अच्छी क्लास आपके लिए बनाई थी मैंने, काफी पिक्चर वगैरह मैंने उसके अंदर लगाई थी ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए, आपके दिमाग पर वो छप जाएं और आपको आर्टिकल आसानी से याद हो जाए।
राज्य के शब्द की परिभाषा दी गई है और ये भाग 4 के लिए दी गई है। उससे पहले मैंने 12 पढ़ाया था, तो 12 में ये कहा गया था भाग 3 के लिए राज्य शब्द की परिभाषा है सेम ही। राज्य क्या है, दोनों में सेम चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। अनुच्छेद 37 जो कहता है, 37 ये कहता है न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, और ये मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया कि वाद योग्य क्यों नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के लिए आर्टिकल 38 से लेकर 40 तक जाता है, जिसमें 38 में कहा गया है राज्य जो है ऐसे कर्तव्य निभाएगा या राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य में सामाजिक व्यवस्था बना के रखे। और सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है, कुछ योजनाएं वगैरह जो चलाई जाती हैं सामाजिक उत्थान के लिए, तो वही होती हैं। जैसे एससी के लिए कोई योजना चला दी जाती है, या एसटी के या गरीब परिवारों के लिए योजना चला जाती है। जैसे घर प्रोवाइड किए जाते हैं, घर बनवाए जाते हैं, छतें बनवाई जाती हैं, और पेंशन वगैरह जो लगाई जाती है, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। 39 की बात करें तो समान कार्य के लिए समान वेतन। अब ये क्या चीज है, देखिए समान कार्य के लिए एक महिला यदि किसी जॉब पर है, सेम जॉब पर है, और एक पुरुष, वो जो पुरुष है वो भी सेम जॉब पर है, तो दोनों को समान वेतन मिलेगा। ऐसे भी कह सकते हो आप, जैसे एक टीचर है, महिला टीचर भी है और पुरुष टीचर भी है, दोनों यदि समान जॉब पर हैं तो उन्हें समान कार्य के लिए समान ही वेतन मिलना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और ऐसी ही कल्याणकारी भावना राज्य को रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि महिला का वेतन कम कर दे और पुरुष का वेतन कम कर दे, वो ज्यादा कर दे, सॉरी। अनुच्छेद 39 की बात करें, 39 क्या है, इसको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें कहा गया है निःशुल्क विधिक सहायता। और विधिक सहायता मैंने आपको दो तरह से पढ़ाई थी, एक तो पुलिस थानों वाली विधिक सहायता, कानूनी सहायता, और दूसरी न्यायालय वाली सहायता। यदि किसी के पास वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकारी वकील प्रोवाइड कराया जाता है फ्री। और उसके साथ साथ जो थानों की प्रक्रिया होती है, उसमें आप रिपोर्ट वगैरह लिखाने जाते हो, तो वो भी आपको फ्री सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। वैसे तो आप सभी जानते हो कि फ्री कितनी होती है, वो उसमें घूसखोरी कितनी चलती है। तो ये दोनों सहायताएं जो हैं आपको फ्री मिलेगी, कानूनी सहायताएं जो हैं वो फ्री मिलेगी। अनुच्छेद 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है। ग्राम पंचायतों का गठन जो है, देखिए इसके लिए संवैधानिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है ग्राम पंचायतों को, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है यदि किसी देश का विकास करना है तो सबसे पहले उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी ग्राम पंचायतों को यदि आपने अच्छे से डेवलप कर लिया तो देश का विकास हो जाएगा। ग्रामों का विकास देश का विकास कहलाता है। भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, ग्रामीण प्रधान देश है, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रामीण लोग रहते हैं। तो ग्राम पंचायतों के गठन के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है आर्टिकल ये अनुच्छेद 40 है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करे। और देखिए इसके लिए जो संवैधानिक स्ट्रक्चर इसको प्रोवाइड हुआ था वो हुआ था 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसके तहत इसको संवैधानिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को ही हम मनाते हैं ग्राम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। सामाजिक सहायता के लिए आर्टिकल दिया गया है 41 से लेकर 44 तक। अब समाज की सहायताएं क्या होती हैं, समाज के लिए कुछ ऐसे काम किए जाएंगे, उनकी सहायता की जाएगी जो राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कुछ दशाओं में काम प्रोवाइड किया जाए, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये कहा गया। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा देखिए स्कूलों में जो 5वीं और 8वीं तक फ्री शिक्षा दी जाती है, खाना वगैरह दिया जाता है, वो लोक सहायताएं प्रोवाइड करा देते हैं जिसमें कानूनी सहायताएं वगैरह आ जाती हैं। उसके साथ साथ तो कुछ दशाओं में काम जिसमें मनरेगा आ जाएगा। मनरेगा, जो मनरेगा है इसके लिए जो एक्ट आता है ये आता है 2005 में। इसको जो लागू किया जाता है, लागू की डेट अलग है, 2006 में इसको लागू कर दिया जाता है पूरे भारत में। तो मनरेगा एक्ट 2005, और कुछ दशाओं में काम दिया जाएगा, 100 दिन काम दिया जाता है इसमें। तो जब किसी के पास काम नहीं होगा या पेंडेमिक की स्थिति होगी तब दिया जाएगा काम। 42वां जो आर्टिकल है इसमें प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है। और प्रसूति सहायता जो गर्भवती के समय महिला को एक सहायता मिलनी चाहिए वो, ये इसमें देखिए जो समाजवादी सरकार के द्वारा एम्बुलेंस चलाई गई थी जो अभी तक भी चल रही है, ऐसी सहायता प्रोवाइड कर सकता है। और उसके साथ साथ जननी सुरक्षा योजना, लिख लीजिए इसको, जननी सुरक्षा योजना,
ये कब आती है? ये 2016 में आती है, 2016 में। और इसमें जो डिलीवरी के समय 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। एक महिला को पहले बच्चे पर 6,000 रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये प्रसूति सहायता दी जाती है इसमें। और उसके साथ साथ प्रसूति सहायता में जो सरकारी जॉब पर महिलाएं होती हैं, डिलीवरी के बाद उनको 6 महीने की सरकारी छुट्टी भी दी जाती है और उनका वेतन भी नहीं काटा जाता। ऐसा राज्य का दायित्व बताया गया है। अनुच्छेद 43 की बात करें, मजदूरी में सहायता। 43 मजदूरी कैसे देखें, यहां पर आपको ये रखना है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी अधिनियम ये आता है 1948 में। और इसी के तहत कम से कम मजदूरी बताई गई है कि मजदूरी तो कम से कम तय की जाए राज्य के द्वारा कि कितनी मजदूरी कम से कम होनी चाहिए। सरकारी कोई सा भी विभाग है उसकी कितनी मजदूरी कम से कम होनी चाहिए। तो ऐसा कहा गया है मजदूरी में सहायता। 43 की बात करें तो प्रबंधन, 43 क्या है ये? प्रबंधन में सहभागिता। अब देखिए इसको कोई खास आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आप इसको स्किप कर सकते हो पैट के लिए। यदि किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो आपके इससे पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 44 की बात करें तो यह आ जाएगा समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता क्या होती है? जो थानों की संहिता होती है वो सभी के लिए समान होगी। ऐसे नहीं कि अमीर को अलग मिलेगी, गरीब को अलग मिलेगी। राज्य का दायित्व होगा कि सभी के लिए समान एक तरह की कानूनी प्रक्रिया रहे, सिविल प्रक्रिया रहे सभी के लिए। उसके बाद जो आ जाता है शिक्षा के से रिलेटेड जो डीपीएसपी बताए गए हैं, राज्य के कर्तव्य बताए गए हैं, 45 से लेकर 46 तक बताए गए हैं। जिसमें ये कहा गया है 45 में 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, अब जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उससे लेकर 6 वर्ष तक की उम्र के लिए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कुछ योजनाएं वगैरह चलाई जाएंगी। जैसे आंगनबाड़ी इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है जो आप समझ सकते हो। ये देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। हालांकि जोड़ा नहीं गया था, इसकी जो लैंग्वेज थी उसी को परिवर्तित किया गया था। जो इसमें 45 में जो लैंग्वेज बताई गई थी उसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया था। इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल नहीं बनाया था, जैसे यहां पर 43 कै है तो ऐसे करके कुछ नहीं बनाया गया था। अनुच्छेद 46 SC ST और OBC को शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रावधान किए जाएंगे। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। आरक्षण दिया जाता है, SC ST को राज्य स्तर पर आरक्षण दिया जाता है। यदि केंद्र की बात करें तो OBC के जो आरक्षण है वो 3 साल का है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 5 साल का है। तो ये कर्तव्य है कि इनका उत्थान करने के लिए कुछ आरक्षण 46 के तहत ही देखिए स्कॉलरशिप वगैरह जो चलाई जाती हैं ये भी दी जाती हैं इसमें उत्थान करने के लिए। स्वास्थ्य और संरक्षण के लिए दिया गया है 47 और 48, 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। और इसमें यह कहा गया है 47 में कि पोषण आहार जो है उसको सुधारने के लिए, जैसे महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनका पोषण सुधारने के लिए राज्य कुछ ना कुछ योजनाएं निकालेगा। और इसके लिए बेटर उदाहरण है जो आंगनबाड़ी है, उसमें पोषण आहार दिए जाते हैं बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को भी दिए जाते हैं। और जो अब कोटे की दुकान है जहां से सरकारी अनाज वगैरह मिलता है, वहां पर जो तेल रिफाइंड वगैरह प्रोवाइड हो रहा है और उसके साथ साथ जो आपका चना वगैरह ये मिल रहे हैं। तो ये सब पोषण आहार सुधारने के लिए। और अब तो फोर्टिफाइड चावल जो काफी प्रोटीन भरा चावल है उसकी भी घोषणा की गई थी पिछले साल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि वो भी आपको पीडीएस की दुकानों पर मिलने वाला है। 48 की बात करें तो 48 में दिया गया है कृषि और पशुपालन। भारत एक कृषि प्रधान देश था और सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या जो पाई जाती है पालतू पशुओं की वो भारत के अंदर ही पाई जाती है। अभी पिछली जो रिपोर्ट आई थी दुग्ध रिपोर्ट, उसमें भारत प्रथम स्थान पर रहा है, जिसने अमेरिका को पछाड़कर दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान लिया है। तो यदि भारत का विकास करना है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, तो कृषि और पशुपालन के लिए राज्य कुछ ना कुछ योजनाएं निकाले ताकि इसको अच्छा किया जा सके, बेटर किया जा सके। 48 की बात करें तो वन, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इनके लिए कुछ कार्य किया जाए। वन के लिए बात करें तो वन के लिए वन रिपोर्ट जो है, वन रिपोर्ट ये हाल ही में पब्लिश की गई है, 17वीं रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और सबसे पहली जो पब्लिश की गई थी ये थी 1987 ईस्वी में। वन संरक्षण की बात करेंगे तो वन संरक्षण एक्ट आता है, ये आता है 1980 ईस्वी में। और वन्य जीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आता है 1972 में आता है। और पर्यावरण संरक्षण जो आता है
ये आता है 1986 ईस्वी में। तीनों के तीनों आपने याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब इसी से संबंधित है। राज्य का दायित्व होगा कि वहां का पर्यावरण भी सुधारे, वन्य जीवों का संरक्षण भी करे, वनों का भी संरक्षण करे। और इसको कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो है, देखिए इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हुआ है संविधान में वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। आगे आ जाता है 49 से लेकर 51 तक, और इसमें कर्तव्य बताए गए हैं कि राज्य का कर्तव्य क्या होगा। तो यहां पर 49 में कहा गया है ऐतिहासिक धरोहर जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। राज्य का दायित्व होगा यदि उसके राज्य में कोई ऐतिहासिक धरोहर है तो उसका संरक्षण करे। अब देखिए ताजमहल उत्तर प्रदेश के अंदर है, लाल किला दिल्ली में है, तो ऐसी ऐतिहासिक धरोहर जो है इनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ऐसा नहीं है कि उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उनको खराब कर दे। तो इसका संरक्षण करना, जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, वो राज्य का कर्तव्य बताया गया। 50 में बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाएगा। कार्यपालिका क्या होती है? जो एक विधायक होता है वो कार्यपालिका से जुड़ा होता है, और न्यायपालिका से न्यायाधीश जुड़ा होता है। इन दोनों के कार्य अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि विधायक ने एक फोन किया कि भैया इसको पकड़ा है आपने, इसको छोड़ दीजिए, इसको बरी कर दीजिए, ऐसा नहीं होगा। न्यायपालिका कार्यपालिका में थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर सकती है यदि वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक कार्य कर रहा है, लेकिन कार्यपालिका न्यायपालिका में कोई भी इंटरफेयर नहीं करती, ऐसा कहा गया है आर्टिकल नंबर 50 में। 51 में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य का दायित्व होगा। जैसे आप उत्तर प्रदेश को मान लीजिए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है नेपाल से लगती है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जो पुलिस वाले हैं जो सीमा पर लगे हुए हैं तकरीबन, वे अंदर जाएं और नेपाल के सैनिकों को पीट काट कर आ जाएं, यहां पर आ जाएं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके आ जाएं। तो ऐसा नहीं है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य का दायित्व होगा यदि उसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय किसी देश से लगती है। तो ये इसका दायित्व होगा, इसका कर्तव्य होगा, 51 में कहा गया है। आगे हम ये पढ़ेंगे जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था, जो मैंने अभी आपको बताया ही है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसको। हालांकि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 35 को भी कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 इसको भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा 70% जो भाग है वो भारतीय संविधान में इसी से लिया गया है। लेकिन जब इसको पूछेगा तो इसको नहीं पूछेगा, और जब इसको पूछेगा तो इसको नहीं पूछेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको भी कहा जाता है और इसको भी कहा जाता है। यहां कुछ संविधान संशोधन हुए हैं जिसमें 39A में कहा गया है गरीबों को निःशुल्क सहायता, ये जोड़ा गया है। उसके साथ साथ 43A इसके साथ साथ जोड़ा गया है, और ये इसको आप स्किप कर सकते हो, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछे ही जाएंगे कि कब जोड़े गए, कौन से उससे जोड़े गए। पर्यावरण रक्षा जो मैंने अभी आपको यहां पर पढ़ाया, देखिए ये वाला 48 का, ये और 39 का गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता, 42वें के तहत जोड़े गए। 77वें में कुछ भी नहीं है। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जिसमें हमने पिछली बार जो पढ़ा था संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था, इसमें कुछ नहीं, राज्य का विशेष असमानताओं को कम करने के लिए काम करेगा, अवसरों और सुविधाओं को प्रोवाइड करने के लिए काम करेगा, बस ये बताया गया था। इसको भी आप स्किप कर सकते हो। 2002 इंपोर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन, जो 45 मैंने आपको पढ़ाया था, यहां पर ये मजदूरी सहायता के ये वाला 45 0 से 6 के लिए। तो ये जो कहा गया है इसमें इसकी विषय वस्तु को चेंज किया गया था, इसके लिए अलग से कोई आर्टिकल कैक है करके नहीं बनाया गया था। तो इतनी चीजें हैं इसमें। बाकी राज्य शब्द की परिभाषा यहां पर बताई गई है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। ये भाग 4 के लिए 36 में बताई गई है, और 12 के लिए बताई गई है भाग 3 में। केंद्र जो होगा संसद, और जो ये होगी आपकी केंद्र सरकार, ये राज्य की श्रेणी में रखे गए हैं। इसके साथ साथ राज्यों में विधानसभा और राज्य सरकार होती है, जैसे अभी मोदी सरकार है केंद्र के अंदर और योगी सरकार है राज्य के अंदर। तो यहां पर राज्य सरकार को भी रखा गया है राज्य की श्रेणी में। सभी स्थानीय प्राधिकारी, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब राज्य की श्रेणी में। उसके साथ साथ कोई भी राजपत्रित अधिकारी है, जब आप किसी भर्ती के लिए जाते हो और वेरिफिकेशन करा के लेके जाते हो, अस्पताल से लेके जाते हो या किसी सरकारी स्कूल से लेके जाते हो, तो वो सब जो है राज्य की श्रेणी में रखे गए हैं, जहां पर भी सरकार की भागीदारी है। इसमें इंपोर्टेंट आपका रेलवे बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, जीवन बीमा निगम काफी पूछा जाता है,
संघ लोक सेवा आयोग, भागीदारी फर्म भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है कि राज्य की श्रेणी में। और राज्य नहीं है तो राज्य नहीं है, न्यायालय राज्य नहीं है, लेकिन न्यायाधीश यदि नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है, कोलेजियम प्रक्रिया में भाग लेता है, तब वो राज्य कहलाता है। उसी तरह जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भी तब राज्य कहलाएगा जब वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उस समय राज्य कहलाता है। बस ये दो कंडीशन है जो आपको याद होनी चाहिए। निजी विद्यालय, जो भी प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, वो एनसीईआरटी और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक, बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और सीएसआईआर, ये सभी जो हैं राज्य नहीं है। कोई भी प्राइवेट फर्म राज्य नहीं है, ये कह सकते हो आप। यहां पर न्यायालय आपके लिए, विश्वविद्यालय, एनसीईआरटी, आप सोचते हो कि ये सरकारी है, लेकिन नहीं, इसको रखा नहीं गया है राज्य की श्रेणी के अंदर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना आपका दायित्व बनता है। यदि यहां तक आए हैं, वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट जरूर छोड़ कर जाइए, आपको क्या चीज चाहिए, क्या चीज पढ़ना है, ये चीजें आप जरूर छोड़ के जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।